ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की थर्ड रिकॉर्डिंग है। अभी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम ये सवाल स्टार्ट किया ही था। हमने जनरल डिस्कशन कर रहे थे कि हमारी मीटिंग जो है वो एंड हो गई थी। नो इशू, कम टू द पॉइंट। प्रीपेड एडजस्टिंग एंट्रीज, तो ये आपका यहाँ कह रहे थे कि प्रीपेड ट्रेंड जैन 1 को 75,500 था। कितना एक्सपेंस हो गया? रेंट एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड रेंट क्रेडिट 50,000। अलाउ फॉर डाउटफुल डेट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज फ्रॉम 36 टू 50 से 170,500। अलाउंस बढ़ गए या कम हो गए? बढ़ गए। जितने से बढ़ गए ना उतने से आप बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर 5,25,000। हाउएवर सैलरी एक्सपेंस था 590 टू 50। आपने कम पे किया है। जितना कम पे किया है डिफरेंस उतना एक्रू करेंगे। तो उसकी क्या एंट्री बनती है एक्रूड की? सैलरी एक्सपेंस डेबिट एक्रूड सैलरीज भी कहते हैं या सैलरीज पेबल भी कहते हैं। वहां जो टाइटल होगा आपने वही टाइटल सिलेक्ट करना है। सैलरी पेबल है या एक्रूड सैलरी है। भाई इधर देखिए, हम कितनी सैलरी पे कर चुके हैं जबकि पूरे साल की सैलरी कितनी है? तो कितनी सैलरी अभी भी पे करना बाकी, जो डिफरेंस है वो आप एक्सपेंस डेबिट पेबल। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन, ये टेक्निकल है। डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन टू बी प्रोवाइडेड ऑन डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 40% पर एनम। मशीन वॉज परचेज 2 years अगो। कितने साल पहले? तो अब आप क्या करेंगे, ये दूसरा साल एंड हो गया है, तो आपने पहले तो 5,05,000 पे कितना परसेंट निकालना है? अच्छा, वो पहले साल का डेप्रिसिएशन है, उसको माइनस करके बुक वैल्यू निकालनी है और बुक वैल्यू पर 40% लगाना है। जो आंसर आएगा उससे एंट्री बनानी है। गॉट इट? ये टेक्निकल चीजें आती है, देख लेना। इंश्योरेंस 50,000 रुपए थी जुलाई 1 पे आपने पे किए, सॉरी जुलाई 1 को पे किए, और वो अपने 2 साल के लिए, आपका ईयर एंड दिसंबर 31, 2017 है और आपने पे किए जुलाई 1, 2017। अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं, जबकि ये कितने साल की पे की है। और आपने उस वक्त डेबिट किया था, डेबिटिंग प्रीपेड इंश्योरेंस। आपने सारी किस्में रखी हुई थी प्रीपेड इंश्योरेंस। आपने जब 50,000 रुपए पे किए जुलाई 1 को, तो क्या एंट्री बनाई है? किसको डेबिट किया है? नहीं, लिखा हुआ तो है डेबिटिंग प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। डेबिटिंग प्रीपेड, आपने कौन सा अकाउंट डेबिट किया है? प्रीपेड इंश्योरेंस। अब मुझे बताएं कितना अमाउंट, कितने महीने का इंश्योरेंस प्रीपेड से एक्सपेंस बनाओगे? 6 महीने का। अब सुने, ये 50,000 2 साल के लिए है। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 2 years? 24 2 साल में। तो 50,000 को डिवाइड करोगे 24 पे, मल्टीप्लाई बाय 6, 12,500 रुपए आएगा। इसकी एंट्री बनेगी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस। ये रिकॉर्डिंग सुन लेना, बाद में मैं चीजें बोलता जा रहा हूं, ठीक है। इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब पेबल, 6 महीने का। कितने महीने का? 12% अमाउंट, ये पूरे साल की परसेंटेज होती है। 2,25,000 पे निकालोगे 12%, मल्टीप्लाई बाय 6/12। 2,25,000 पे 12% मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो जो भी अमाउंट आएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, या तो एक्रूड इंटरेस्ट का टाइटल होगा या इंटरेस्ट पेबल का। गॉट इट? तो एडजस्टमेंट देखिए, अगर आपको आती है पास करना, और बाद दफे एक एडजस्टमेंट आती है एंडिंग इन्वेंट्री की। किसकी आती है? तो वहां पे इन्वेंट्री डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ये भी मैंने करवाया है क्योंकि वहां ट्रेडिंग अकाउंट का वर्ड यूज होता है। तो वर्ड आप लेना वहां पे क्या यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप रिकॉर्ड कर दीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एडजस्टमेंट का एमटीक्यूज भी हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट। अब मैं सोपल और सोफप पे बात करूंगा, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। लेकिन एक बात मैं बता दूं, बिकॉज के ऑलरेडी मैंने आपको क्लास में प्रैक्टिस करवाई है, लेकिन मजीद प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। और बात यह है कि हमारे पास जो पेपर में ये सवाल आता है ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, ये बेसिकली 2 तरीकों से मैंने देखा है आ रहा है, जो मॉक में भी आ रहा है 2 तरीकों से। वो मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखिए, हमने जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाई तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे? नेट सेल। सेल में से क्या मैंने करते थे?
अच्छा, अब कुछ ट्रायल बैलेंस ऐसे होते हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस में ही आपको सेल भी दी जाती है और सेल के साथ साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दी जाती है। मैं एक सवाल आपके सामने यहाँ पे शेयर करता हूं और वो सवाल मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इस वाली शीट में ऐड कर दूंगा क्योंकि उसकी कोई वजह है। मैंने आप लोगों से पहले कहा भी था मैं कुछ सवाल और दूंगा उसके फाइनल अकाउंट के। तो बहरहाल फिलहाल में एक सवाल जो कि मैंने एक जगह पढ़ाया था, ये रहा। इधर देखिएगा स्टूडेंट प्लीज, सवाल ये आपके पेपर का ही है, पास पेपर का है और ये ऐसा नहीं बल्कि इधर देखिएगा, लुक एट दिस। ये सवाल नजर आ रहा है नईम ट्रेडर्स। ये नईम ट्रेडर का सवाल जो है ना, इस पे ट्रायल बैलेंस तो है, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होती है सवाल में? एडजस्टमेंट तो है ही नहीं इसमें, एडजस्टमेंट ला मौजूद, एडजस्टमेंट ला मौजूद। डायरेक्ट क्या दिया है, क्या बना दो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल हुई भी है, ऊपर लिखा हुआ है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। क्या है? अब आप देखिए सेल कहां पर है, ये रही, और सेल के साथ डायरेक्ट क्या दे दी। अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने की जरूरत, हाँ अगर एडजस्टमेंट होती, एंडिंग इन्वेंट्री वहां होती, फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सवाल में मौजूद नहीं होती तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समटाइम ये आपको डायरेक्ट दे देगा, समटाइम आपको कैलकुलेट करनी है। दोनों फॉर्मेट मौजूद है मॉक में, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि मॉक में एक सवाल मेहरान के नाम से है, जो मेहरान का प्रॉफिट एंड लॉस भी मांगा है और मेहरान का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी। वो समहाउ बहुत टेक्निकल सवाल है और मैं पहले कई दफा इसको करवा चुका हूँ क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह। ये पास पेपर में आया था अकबर के नाम से, यहाँ पे बस नाम चेंज किया है, सवाल वही रखा हुआ है। तो ये आपके प्रीवियस पास पेपर का, ज्यादातर मॉक के सवाल पास पेपर के ही सवाल है, ठीक है। जब ये पेपर सब्जेक्टिव होता था मैनुअल, तो उस वक्त में ये सॉल्व करवाता था। अब चूंकि पेपर पैटर्न चेंज है तो मेरी एडवाइस है आप लोग को, आपने घबराना नहीं है और आपने मेहरान की टेंशन, हाँ मेहरान के फॉर्मेट मैं ये फेवर दे दूंगा, अगर मेहरान का सवाल मेरे पास सॉल्व हुआ है तो मैं इंशाल्लाह चले आज थोड़ा टाइम मैं कोशिश करता हूँ, अभी आपकी क्लास के बाद कुछ टाइम निकालूं, कुछ चीजें आपको शेयर करूं, उस पर ये मेहरान वाला सवाल भी ऐड कर दूं इस फाइल में, सॉल्यूशन उसका। तो उससे फायदा क्या होगा, आप कम से कम वो जो सवाल थोड़ा पढ़ के थोड़ा समझ भी जाओगे, और जो फॉर्मेट दिया हुआ है कहाँ पे, वेबसाइट पे, उस फॉर्मेट पे सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, एक्सपेंस, वो चीजें रखोगे तो आपको अंदाजा होगा कि यार पेपर में अगर इस टाइप का सवाल आ जाए। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सम टाइम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होती है, तो ऐसा भी मॉक का सवाल है जो कि मैंने अभी एक मिनट यहाँ आपको बताता हूँ, मैंने अभी कॉपी किया था वो सवाल। ये तो बैंक रिकंसिलिएशन था, ये भी बैंक रिकंसिलिएशन है, यस। नहीं ये वाला सवाल तो फॉर्मेट जो है ना थोड़ा मतलब अभी डिस्कस करता हूँ ये वाला भी। ये सवाल कौन सा था, दिस वन। अच्छा ये सवाल देखिएगा स्टूडेंट, ये सवाल आपको नजर आ रहा है ना, ये देखिए इसका सॉल्यूशन पता नहीं मैंने वो इसका वो क्या कहते हैं आंसर जो फॉर्मेट मैंने शायद पता नहीं अटेम्प्ट किया या नहीं, वो भी मैंने कॉपी किया या नहीं। ये सवाल देखिए, ट्रायल बैलेंस आपको नजर आ रहा है ऊपर, ट्रायल बैलेंस बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, छोटा सा ट्रायल बैलेंस है, छोटा सा है ना। कैश, रिसीवेबल, अलाउंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्लांट, पेबल, सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंसेस, कुछ रेलिवेंट हेड से कुछ इररेलेवेंट। नीचे एडजस्टमेंट है, सिर्फ क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड। अच्छा इसका फॉर्मेट यार मैंने कॉपी तो किया था, लेट मी चेक कि इसका फॉर्मेट अगर मैंने कॉपी किया है तो प्लीज यस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये इसका फॉर्मेट है और इसका फॉर्मेट जो है वो ये वाला सवाल है ना, यस यही मैं ऊपर ले आता हूँ ना, इसके साथ ही ये आ गया साइन का, ये सवाल साइन लिमिटेड के नाम से। और इसका फॉर्मेट जो है ना, इसमें देखो सेल भी डायरेक्ट मौजूद है, ये रही, और ये साथ क्या मौजूद है। तो इसके फॉर्मेट में पहले कॉलम में आप सिर्फ सेल को लेंगे, यहाँ क्या जाएगी सेल, यहाँ क्या, यहाँ सेल लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे, तो दोनों के डिफरेंस से क्या आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वो ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस वो फार्मूला यूज नहीं होगा, तो वो आपके पास ऑप्शन में चीजें भी आ रही होंगी, ठीक है। ये तो आपका सॉल्व हो गया। जीपी के बाद क्या माइनस करने, 6 एक्सपेंसेस सवाल में मुझे याद है और 6 एडजस्टमेंट है। अब एडजस्टमेंट अगर आपने अटेम्प्ट कर ली
प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी एक्सपायर हो गई, यही तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस यही एक्सपेंस है। अलाउड फॉर डाउटफुल डेट का आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, टी अकाउंट बनेगा। अलाउड फॉर डाउटफुल अगर क्या बनेगा, देखिए ये भी मैंने कहीं बनाया है, मैं कोशिश करूंगा चीजें अटैच कर दूं आपको। वो फाइल जो मैंने अभी खोली हुई थी, दिस वन, लुक एट दिस, इसमें देखिए ये टी अकाउंट भी मैंने बनाया है, लुक एट दिस, ये बना हुआ है, ये देखिएगा स्टूडेंट, मैं शेयर करता हूँ दोबारा, दिस वन, ये देखिए 400 रुपये ओपनिंग था, 400 रुपये क्या था, नीचे एडजस्टमेंट अभी आप पढ़ोगे ना, लिखा हुआ है कि रिसीवेबल में कितना परसेंट लगाना है, और रिसीवेबल कितना दिया हुआ है 80,000 का 5%, तो 4,000 अलाउंस का क्या आ गया क्लोजिंग, तो कितने से बढ़ गया, तो एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होगा 3,000। गॉट इट। ये बेसिकली इस वाले सवाल का, ये देखें 5% लगाना है, ये 80,000 रुपए का रिसीवेबल है, 5% कितना आ गया 4,000, ओपनिंग पे कितना मौजूद है, कितने से बढ़ गया, गॉट इट। ओके, कोशिश करूंगा इसी सवाल के साथ नीचे कहीं ये तस्वीर चीजें डाल दूं आपको, जितना होता है मैं फेवर दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे आप लोग 20% पे, सैलरी एक्सपेंस फॉर द, खुद ही बता दी, ये तो टोटल एक्सपेंस बता दिया, इसका मतलब है ऊपर या तो ज्यादा पे की होगी या कम पे की होगी, तो मजीद पेबल बनता है, ज्यादा पे की होगी तो प्रीपेड होता है। लेकिन जब खुद ही एडजस्टमेंट में बता दे एक्सपेंस, तो फिर आपको सोचने की जरूरत, रेंट एक्सपेंस प्रीपेड इतना बच गया, ऊपर रेंट कितना नजर आ रहा है 50, कितना प्रीपेड बच गया 5, तो एक्सपेंस कितना हुआ, वेरी गुड वेरी गुड। सप्लाईज खुद ही बता दिया कितनी इस्तेमाल हुई, बस ये 6 एक्सपेंस रखेंगे, सुन ले प्लीज, इंश्योरेंस एक्सपेंस, बैटेड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस, ये 6 एक्सपेंस आप लोग रखेंगे तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अच्छा, नाउ वी हैव, तो हमारे पास ये जो बेसिकली डिस्कस कर रहे थे हम सवाल, तो कर लेंगे आप लोग ये, यानी जो फॉर्मेट है, और अगेन ये देखें इस फॉर्मेट पे सबसे पहले ये सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, ज्यादातर ऐसा ही आएगा मुझे लगता है इंशाल्लाह, क्योंकि हम फॉर्मेट लिमिटेड होते हैं, डायरेक्ट सेल होगी, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल होगी, और 2 लाइन के बाद खुद ही वहां प्रिंटेड क्या लिखा हुआ होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, आप समझ जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने की जरूरत, और फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस सारे ही आपको पता चल गया 6 एक्सपेंस है, एडजस्टमेंट है, आपने 1 बाय 1 सबको सिलेक्ट किया, सब टोटल लिख दिया, इन सबको प्लस करके एक्सपेंस का क्या लिख देना, सब टोटल, और जीपी में से एक्सपेंस को माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट, गॉट इट, हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाए वो जो मेहरान वाला सवाल है ना, मेहरान वाला, वो मैं कह रहा हूं, मैं जो आपको भेजूंगा वो अकबर के नाम से होगा, किसके नाम से होगा, नाम पे नहीं जाइएगा, नाम में क्या रखा है जी, सवाल सेम है, इन्होंने सेम सवाल, क्योंकि ये प्रैक्टिस के तो आपको 5 पेपर के सवाल ही देंगे ना, तो याद रखें आपने वो मेहरान वाला सवाल भी मैं कोशिश करूंगा मेरे लैपटॉप पे होगा, मुझे मिल जाए मैं आपको शेयर कर दूं इंशाल्लाह, ठीक है। दूसरी बात ये है, उस सवाल में आपने मतलब फॉर्मेट बना हुआ है, ये रहा फॉर्मेट में आपको दिखाया था, इधर देखिएगा, मैंने अभी जो चीजें कॉपी की थी, बस मैं ये लास्ट चीज डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये देखिए मैं जो हो गया वो एडजस्टमेंट हो गई, ये होमवर्क दिया है, ये करवा दिया, डिस्कस हो गया बैंक रिकंसिलिएशन का, और ये क्या था, हाँ ये देखिएगा, अब ये देखिए ये मेहरान का है, अब यहाँ पे चूंकि आपको कॉस्ट ऑफ सेल में बहुत सारे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पता है क्या है, एक जगह ओपनिंग इन्वेंट्री है, एक जगह परचेजेज है, और फिर यहाँ पे वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अच्छा ये भी आ रहा है नीचे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर लिखा हुआ आ रहा है वहां पे, तो इन दोनों को टोटल कर देना, फिर ये क्या लेस करोगे, तो ये क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करोगे तो, अच्छा इसमें अदर इनकम भी है, ये पहले सारे ऑपरेटिंग, एडमिन, सेलिंग और फाइनेंशियल चार्जेस है, ये कंपनी का सवाल है, फाइनेंशियल चार्जेस लेस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, और फिर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, अदर इनकम है, अदर इनकम क्या करते हैं हम, ऐड, एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, अदर इनकम, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप एडमिन, सेलिंग और फाइनेंशियल चार्जेस माइनस करेंगे, तो मैं देखिए आपको बताया तो जी, प्रीपेड नहीं, यहाँ तो ये कंपनी का सवाल है, प्रीपेड तो ऐसे भी एसेट होता है, सुन ले एक बात, एडमिन, सेलिंग, और यहाँ पे एक और होगा इंटरेस्ट, फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट को बोलते हैं,
राइट। ये सब माइनस करेंगे तो आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसके बाद यहाँ पे क्या ऐड होगी, एक अदर इनकम नहीं होगी सवाल में, बस नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, आपने इसके सवाल को देख के घबराना नहीं है, ये फॉर्मेट असल आपको सिखाना चाह रहा हूं। हो सकता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट हो सकता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की आपको क्या करनी हो, गॉट इट। अच्छा, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के कितने फॉर्मेट बता दिए आपको, दो। एक फॉर्मेट तो वो जिसपे डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी, और एक फॉर्मेट वो जिसपे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट नहीं होगी। अब कौन सा फॉर्मेट रह गया, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है, बेसिकली उसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी, सबसे पहले एसेट आ गए। एसेट में पहले कौन से एसेट, फिर टोटल एसेट, फिर इक्विटी, और फिर लायबिलिटी। लायबिलिटी में पहले नॉन करंट, फिर अच्छा प्रॉफिट चाहिए होता है आपको, हम इनकम स्टेटमेंट बनाते थे पहले, लेकिन वहां या तो इनकम स्टेटमेंट आएगी या बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आएगी तो वो आपको खुद क्या देंगे निकाल के, प्रॉफिट बता देंगे। वो अकबर वाले सवाल में, सॉरी वही मेहरान वाला सवाल, जब इन्होंने बैलेंस शीट पूछी है ना, तो वही सवाल तो सेम ही है, उसी की इनकम स्टेटमेंट पूछी है एक मॉक में, और उसी की एक मॉक में क्या पूछी है, बैलेंस शीट। तो जहां बैलेंस शीट पूछी है वहां किसको ऐड कर दिया है, प्रॉफिट को। तो वो मैं फिर कह रहा हूं, जो मैं सवाल भेजूंगा तो उस पर आप चाहो तो वैल्यूज रख के चेक कर लेना खाली। कुछ एडजस्टमेंट तो आपको समझ में आएगी, लेकिन हो सकता है एक दो एडजस्टमेंट आपको समझ में। अच्छा, उसमें एक चीज और बता दो, उसपे एक इंटेंजिबल एसेट भी है, सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर एमोटाइज होता है, पता है ना। तो हाँ, तो उसकी एमोटाइजेशन भी है। मैं कोशिश करूंगा उसका सोल्यूशन आपको भेज दूं। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ फॉर्मेट पे उसकी वैल्यूज रख के उसको चेक कर लेना है, ठीक है। अच्छा, किसका फॉर्मेट बता दूं अपने आपको, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लास्ट फॉर्मेट डिस्कस करना है, ये देखिए ये रहा, लुक एट दिस, मुराद ट्रेडर्स, चाहिए तो ट्रायल बैलेंस, सॉरी ये नहीं, यस लुक एट दिस, मेहरान, क्या बनी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ, पहले एसेट, एसेट में कौन सा एसेट, क्योंकि इसमें टेंजिबल भी है इंटेंजिबल भी है, वो सॉफ्टवेयर भी आएगा, ठीक है। और उसके बाद कौन सा एसेट है, उसके बाद टोटल एसेट। तो ये तो एसेट वाली साइड हो गई। अब कौन सी साइड बनती है अगली, ये देखिए इक्विटी और लायबिलिटी वाली साइड, राइट। देखिए टोटल एसेट के बाद क्या शुरू हो गया, इक्विटी। इक्विटी में शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग होगा, रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट ऐड होके जाएगा, और लायबिलिटी में पहले नॉन करंट और उसके बाद करंट। ये फॉर्मेट सब आएंगे आज की फाइल में, टेंशन नहीं है इंशाल्लाह, गॉट इट। तो ये किसका फॉर्मेट भी हमने डिस्कस कर लिया, स्टेटमेंट ऑफ, आई नीड टू से बैलेंस शीट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूं कि ये एमटीक्यूज का सेशन तो हमारा वाइंड अप करते, और यही सवाल आपके नॉर्मली पेपर में आते एमटीक्यूज की सूरत में। एंड आई होप कि ये एमटीक्यूज आप लोग इंशाल्लाह अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। घबराना नहीं है, एक बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। खान साहब भी कहते हैं, लेकिन ये कि घबराना नहीं है आप लोगों ने। दूसरी बात ये देखिए, बी पॉजिटिव, जो मेहनत करेगा उसको मेहनत का सिला मिलेगा, ये मैं तो ये जानता हूँ, ठीक है ना। इफ यू आर सीरियस विद योर स्टडीज तो डेफिनेटली रिजल्ट्स विल बी पॉजिटिव। अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया नहीं करता, और अगर आप मेहनत करेंगे, अपनी स्टडीज के साथ सिंसियर होंगे, तो इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एक मिनट वेट कीजिएगा।
ओके स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। और हम डिस्कस कर रहे थे कि MTQs हाउ टू अटेम्प्ट। MTQs हमने डिस्कस कर लिए। अगेन आई रिपीट, प्लीज जब आप लोग पेपर में जाएंगे MTQs में देखिए, जहां मैं बार बार कह रहा हूं, सम टाइम शायद हर MTQs प्रॉब्लम नहीं करता। 3 में से मैं ये समझता हूं 2 आउट ऑफ 3 नॉर्मल होते। एक आध MTQs टेक्निकल होता है, तो उसको आप आखिर में करें। दूसरी बात, जितना अटेम्प्ट करें उतना सबमिट लाजमी करें। सबमिट लाजमी, हर थोड़ी देर बाद सबमिट का बटन दबाते रहना, वरना पता है क्या होगा, आपने पूरा सॉल्व किया और खुदा ना खाता कोई मसला हो गया, आखिर में आप गलती से किसी और MCQs में चले गए तो वो सारा जाया हो जाएगा। हर थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट करके बार बार किसका बटन दबाना। अब जैसे इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, सेल हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई, सबमिट बता दिया, 2 एक्सपेंस हो गए, सबमिट दबा दिया। सबमिट लाजमी करना है। दूसरी बात, फॉर्मेट है ना, जहां थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है वही आसानियां भी तो है। आसानियां क्या है कि वही आपको फॉर्मेट्स भी गिवन है, एंड यू हैव टू गिव द आंसर एज पर गिवन फॉर्मेट्स। आपको जो फॉर्मेट्स दिए जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मेट्स यू हैव टू गिव द आंसर। तो डेफिनेटली आप अपनी तरफ से ना तो कोई लाइन ऐड कर सकते, ना तो अपनी तरफ से आप कुछ लिख सकते, ना तो अपनी तरफ से वहां पर कोई कॉलम बना सकते। अब आपके सामने यही फॉर्मेट है। अब आप ये केस को समझें और आप समझिए इसमें से कौन सी चीज कहाँ पे एडजस्ट होनी चाहिए, उसको एडजस्ट करें। जैसे बच्चे नहीं खेलते, उनको एक गेम दिया जाता है, पजल्स होते हैं या इस टाइप की चीजें होती है, बट दिस इज द एरिया, आपको इसी में खेलना है। आप अपनी तरफ से इसमें कोई एड लेस नहीं कर सकते, तो भाई वहां भी यही होगा। और आप अपनी फील्ड के माहिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको आपकी फील्ड की जो भी केस स्टडी दी जाएगी उसी पे रहते हुए आपने आंसर देना है, और यही वो सिलेक्टेड टॉपिक्स है। इसके अलावा नॉर्मली कोई टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं सुना है सच कि आपके MTQs में आते हैं। ये मेजर टॉपिक्स है, इंशाल्लाह हर स्टूडेंट के इन्हीं टॉपिक्स में से 3 MTQs आएंगे। पेयर डिफरेंट होंगे, किसी का पेयर ये भी होता है, एक MTQs प्रॉफिट एंड लॉस, एक MTQs बैलेंस शीट, एक MTQs इन्वेंट्री। किसी का होता है डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन, इन्वेंट्री। किसी का होगा इनकम स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन, एडजस्टमेंट। किसी का ट्रायल बैलेंस, इन्वेंट्री, बैंक रिकंसिलिएशन। तो डिफरेंट होते हैं। बहरहाल होंगे किस टॉपिक से, उसी टॉपिक को सोचकर अपने हिसाब से आंसर दीजिएगा। गॉट इट? कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, फॉर्मेट होगा उसके हिसाब से आंसर देना है। कुछ नहीं भी समझ आ रहा हो ना कुछ फॉर्मेट पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लिख कर आ जाना, सेव करके। स्टेपिंग के मार्क्स से मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा ट्राई बैलेंस गलत हो, मतलब बैलेंस नहीं हो, एक स्टेप गलत हो, 9.5 नंबर भी दे देता है वो आपको। 9 नंबर, 9.5 नंबर। तो आपने एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस रखनी है जहन में, ठीक है, कोई भी चीज लाइट नहीं लेनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम जो आज सेशन अटेंड कर रहे हैं, इसमें जो मेजर पार्ट था हमारा MCQs, वो वी हैव डन। तो नाउ दिस इज द टाइम वी हैव टू डिस्कस सम MCQs। देखो MCQs किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। आपके सेक्शन A से लेके सेक्शन C तक वी हैव 25 चैप्टर्स। तो आपके 25 के 25 चैप्टर्स में से कहीं से भी वो MCQs आपसे पूछ सकता है। अब MCQs वो आपसे जब एग्जामिन करेगा एग्जामिनर, उसमें कुछ टॉपिक्स मैं समझता हूँ बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें थोड़ा सा मैं भी बैंक रिकंसिलिएशन को डिस्कस करूंगा। कुछ रैंडमली मैंने MCQs निकाले हुए हैं जो मैंने लास्ट सेशन में करवाए थे, वो मैं आपसे शेयर करूंगा अभी। और इसके अलावा कुछ उसमें मार्कअप, मार्जिन के कॉन्सेप्ट होते हैं, वो डिस्कस करूंगा। मतलब समझ लें आप, मैं अब कमोबेश जो मैंने आपसे टाइम लिया है 2:15 बजे तक का, मैं इंशाल्लाह 1 घंटे में अपनी गुफ्तगू को समेटने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। बाकी तो यही कहूंगा कि गुड लक, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। तो नाउ MCQs की तरफ मैं जा रहा हूँ। MCQs देखिए कंपैरेटिवली आसान इसलिए होते हैं कि वहां सवाल के साथ एग्जामिनर मेहरबान होता है, जवाब भी आपको बता देता है हकीकत में। लेकिन करता ये कि एक के बदले 4 जवाब देता है, उसमें से एक जो बेस्ट वन होता है यू हैव टू सिलेक्ट। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने अभी कुछ चीजें कॉपी की थी और वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ मैंने अभी क्लास के स्टार्टिंग में, कुछ लास्ट सेशन में जो पढ़ाया था, उसकी कुछ PDF
मैंने अभी डाउनलोड की थी, जो मैंने इस वक्त स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रही है। तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पीडीएफ, और उसमें कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ एमटीक्यूज हैं। तो ये एमटीक्यूज वाली तो जो खास तौर पे बैंक रिकंसिलिएशन की थी या इस टाइप की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन। अब इसी में देखिए कुछ चीजें हैं जो मैं एमसीक्यूज की तरफ लेके जाऊंगा, और नाउ वी हैव टू स्टार्ट एमसीक्यूज प्रैक्टिस। अच्छा, एमसीक्यूज प्रैक्टिस को स्टार्ट करने से पहले शायद आपको लगेगा सर ये तो आपने स्क्रीन पे कोई एमसीक्यूज तो नहीं रखा, ये तो आपने एक सवाल रख दिया। हकीकत में ये वो सवाल है जो मैंने आपको क्लास में ड्यूरिंग सेशन करवाया था, और इस सवाल में मैंने आपको बताया था कि सम टाइम कोई एक बैलेंस हमें गिवन नहीं होता। हाँ, जरूरी नहीं कि वो बैंक स्टेटमेंट का हो, वो कैश बुक का भी क्वेश्चन मार्क, और फिर मैंने कहा था उसको नॉर्मल सवाल अटेम्प्ट करें, और जो बैलेंस नहीं है उसको क्वेश्चन मार्क कर दें। एक बैलेंस आ जाए एडजस्टेड, उसी को दूसरा मान ले, और रिवर्स आते हुए अनएडजस्टेड बैलेंस जो गिवन नहीं होता उसको। तो इसका सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे अटैच किया है। क्यों? मैं आपको इसी के जैसा एक एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। ये देखिए कौन सा बैलेंस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, जो हमने पहले ये वाला निकाल के यहाँ रखा होगा, इस वाले बैलेंस को यहाँ रख के फिर ये रिवर्स आते हुए कैलकुलेट किया। तो आपके मॉक सेशन में एक एमसीक्यूज है, ये देखिए मार्च की 1 तारीख 2017, कैश बुक ऑफ रानी इंटरप्राइजेस शोज ₹13,500 क्रेडिट। कैश बुक के क्रेडिट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए। ये सब लिखवाई है मैंने, अभी लिखने की कोई फायदा नहीं है, शाहनवाज लिखवा सब कुछ लिखवाया हुआ है। ये जनरल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कैश बुक इंटरनल एसेट है हमारे लिए, डेबिट बैलेंस पॉजिटिव, क्रेडिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का डेबिट नेगेटिव होता है, क्रेडिट। तो ये कैश बुक का बैलेंस था, क्रेडिट था, मैंने नीचे को नीचे लिख दिया 13,500 क्रेडिट। नजर आ रहा है आपको? आ रहा है ना नजर? उसके बाद ऊपर है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। हमें किसका बैलेंस बता रहे हैं? बैंक स्टेटमेंट का। देखिए रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ा करें कि एक्चुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड, वी हैव टू गिव आंसर एज पर रिक्वायरमेंट, राइट? नाउ ड्यूरिंग द month 3 checks were issued to vendors amounting to ₹4,500, 11,750 and 3,200, but not cleared till the month end। ये चेक इशू किए हमने। अच्छा बच्चा समझता अनक्लियर चेक है, ये अनक्लियर नहीं है। अनक्लियर वो होता है जो हम डिपॉजिट करते हैं। ये डिपॉजिट की या इशू की है? अनप्रेजेंटेड चेक। ये कहां से माइनस करते हैं? देखो मैंने अनप्रेजेंटेड चेक में तीनों की अमाउंट प्लस की और माइनस करवा दी। उसके बाद कह रहे हैं कि आगे वन ऑफ द कस्टमर चेक डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ डे, वो आपका चेक जो है ना ऑन March 15, सॉरी ओके, बट नॉट क्लियर टिल द मंथ एंड। वन ऑफ इट्स कस्टमर चेक डिपॉजिटेड 15,000 एट द एंड ऑफ द डे ऑन March 15, 2017, इंटर कंपनी फंड 25,000 रुपए ट्रांसफर हैड नॉट बीन अकाउंटेड फॉर इन द कंपनी लेजर। ये आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ रहे हैं, असल में ऊपर वो ट्रांजैक्शन रह गई, मैं बता देता हूँ। ये जो लिखा है ना सबसे ऊपर टॉप पे देखिए, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ, पहली लाइन के आखिर से पढ़े यहाँ से। ड्यूरिंग द मंथ 3 चेक्स वर इशूड टू वेंडर्स। तो ये तीनों चेक तो क्या थे? बट नॉट क्लियर टिल मंथ एंड। वन ऑफ इट्स कस्टमर चेक डिपॉजिटेड 15,000 रुपए एट द एंड ऑफ द डे। इसका क्या मतलब हुआ? आखिरी दिन जमा करवाया है, तो वो बैंक में भी क्लियर, वो कौन सा होता है? वो देखो नीचे ऐड किया मैंने 15,000 रुपए। और उसके बाद ये इंटर कंपनी फंड, आपके अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर हुए? वो कंपनी के लेजर में रिकॉर्ड नहीं किए, मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद एक चेक था 7,500 का, रेंटेड आउट रिटर्न ड्यू टू नॉन सफिशिएंट फंड, चेक डिसऑनर हो गया। एनएसएफ का मतलब नॉट सफिशिएंट फंड, चेक आपका डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, रिटर्न हो गया। क्या करते हैं, कहां से माइनस कर दिए। बैंक चार्जेस, और इसके अलावा बैंक चार्जेस है 150 और 50, कितने बैंक चार्जेस है? कहां से माइनस कर ले? अच्छा अब आप देखिए मैंने नीचे ऐसे ही किया था। उसके बाद कितना बैलेंस आ गया एडजस्टेड, वही बैलेंस मैंने किसके कॉलम पे रखा, फिर मैं रिवर्स आया, रिवर्स आते हुए 15,000 को और 19,450 को, तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। कितना पॉजिटिव आ रहा है? अब 8,250 के दो ऑप्शन है, देखिए कितने ऑप्शन है,
एक क्रेडिट है और एक, ये किसका बैलेंस कैलकुलेट किया है? बैंक स्टेटमेंट का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है? यानी आपने ये भी ख्याल करना है कि आपसे बैलेंस मांगा किसका है। अगर बैंक स्टेटमेंट का मांगा है और अगर पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि वो ऑप्शन में डेबिट क्रेडिट दोनों ऑप्शन दे देगा, पॉजिटिव आ रहा है बैंक स्टेटमेंट का मींस दिस इज, और अगर नेगेटिव आता बैंक कैश बुक का मांग रहा होता और अगर पॉजिटिव आता तो और नेगेटिव आएगा तो दैट्स गुड। तो ये मैंने देखो ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह बैंक रिकंसिलिएशन वी हैव डन, जब हम क्या पढ़ रहे थे एमपीक्यूज, लेकिन ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि एमसीक्यूज में एग्जामिन होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो देखिए ये वाला हम कर चुके, शारिक वाला, ये सवाल किया है, हाँ ये वही है आरिफ वाला सवाल, ये हमने जो अभी किया था वो इस फॉर्मेट से किया था, ABCD याद है। उसके बाद आ जाए प्लीज नेक्स्ट, बाकी ये वाली फाइल तो हो गई है। अब इस फाइल पे आए मॉक की, इस वाली फाइल में भी कुछ चीजें कॉमन है, ये मैं करवा चुका हूँ बैंक स्टेटमेंट। अच्छा ये एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट ऑलरेडी वी हैव डन। नाउ कम टू दिस, ये एक एमपीक्यूज है, सॉरी एमसीक्यूज टैक्स के हवाले से। ये मैं थोड़ा सा इसको, आई थिंक इट्स बेटर नाउ, ओके। रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर, एक बंदा पैसे कमा रहा है और उसके पैसे कमाने पे गवर्नमेंट उससे क्या लेती है? टैक्स के आपको रेट बता दिए। पहले 4 लाख पे आपको टैक्स नहीं देना, अगले 1 लाख पे आपको कितना टैक्स देना है, और उससे ऊपर जितना भी कमाओगे उस पे। एक बंदे ने कमाए 6 लाख रुपए, कितने? तो पहले 4 लाख तो क्या होगा एग्जाम, पहले 4 लाख पे कोई टैक्स, उससे अगले 1 लाख पे कितना देगा? तो 1 लाख का 2%, देखो नीचे मैंने निकाला है, मैंने पूरी कैलकुलेशन की है। 4 लाख पे 0% 0, अगले 1 लाख पे 2%, कितना हो गया? अच्छा 5 लाख के बाद मजीद कितने लाख कमाए? जितने भी कमाएगा आगे 5%, टोटल कितना टैक्स देना है? इसका आंसर है, गॉट इट। ये भी मौजूद है आपके एमसीक्यूज वाली पीडीएफ जी, ये आपकी मॉक सेशन में मौजूद है, क्लियर है जी? चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लियर है आपको? डबल परसेंटेज क्या? परसेंटेज में आ रहा है सर, वो रेशियोज क्यों होंगे ना? 2 मिलियन उन्होंने ना एक वैल्यू बताई थी और परसेंटेज वाला तुमने सवाल किया। वाला देखते भी, लेट्स सी आगे आ जाए नाउ। अच्छा ये वाला सवाल वी हैव डन, और अब इधर आ जाए। अब ये देखिए ये वन ऑफ दी आपकी और एडजस्टमेंट है जो कि आपके पेपर में आई है। मार्च 1, 2016 गैलेक्सी इंटरप्राइजेस पेड 60,000 ऑन अकाउंट ऑफ रेंट इन एडवांस। कितने महीने का एडवांस दिया? 6 महीने का। मार्च 1, 2016, 3 महीने 4 महीने बाद ये रेंट आ गया, मार्च भी काउंट हो रहा है। मार्च, अप्रैल, मई, जून 30, 2016 द एडजस्टमेंट ऑफ रेंट विल बी, कितना प्रीपेड रेंट पे किया था? कितने महीने का? 6 महीने का। उस वक्त पूरा का पूरा पर मंथ 10,000 हो गया, पर मंथ पूरा 60,000 रुपए क्या रिकॉर्ड किया होगा प्रीपेड? मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने महीने गुजर गए? 4 महीने में कितना अमाउंट एक्सपेंस हो गया? प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस, कौन सा ऑप्शन? सॉरी रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट, ठीक है। इनिशियली पूरा 60,000 किसके तौर पे रिकॉर्ड किया? 4 महीने बाद कितने महीने का अमाउंट प्रीपेड से एक्सपेंस बना? रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एमसीक्यू ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ज़ारा सिक्योरिटीज अर्न सेल्स रेवेन्यू 5,40,000, उनके एक्सपेंसेस कितने? लाइसेंस कितने के खरीदे? कंपनी ने चैरिटी के कितने पैसे दिए? आपको क्या निकालनी है? कैलकुलेट करें। अब तूने 5,40,000 में से क्या माइनस करोगे? बस खाली बस लाइसेंस माइनस नहीं होगा, लाइसेंस एक्सपेंस नहीं है, लाइसेंस आपका 3 लाख। वेरी गुड।
लाइसेंस आपका। दूसरी बात, आप बोलेंगे सर ये चैरिटी दी है, चैरिटी किस अकाउंट से दी ना? नहीं, अकाउंट तो शायद कंपनी का यूज किया है, किसके बिहाफ पे दी है, वो तो ड्राइंग होती है, तो सिर्फ क्या माइनस होगा, 1,00,000 क्या आंसर आएगा, 3,65,000। ओके गॉट इट। नेक्स्ट ग्लोबल, ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, ये वाला था ओके। ये तो मार्कअप और मार्जिन आसान है, 25 to 20% बता रहा हूं मैं, देखिए ये सवाल जरा देख लें। प्लीज साइलेंट स्टूडेंट, बी साइलेंट। अच्छा भाई, ये सवाल मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, इसको मैंने यहाँ कॉपी किया है, दिस इज सम हाउ टेक्निकल, तो ये समझाना थोड़ा जरूरी है, और इसको मैं, लुक एट दिस, प्लीज कम टू द पॉइंट। इस सवाल में देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, आज जो मैं फाइल भेजूंगा ना आज की डेट के नाम से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी इंशाल्लाह, उसको आपने अच्छी तरह रिवाइज करना है, और अभी आप लोग के जाने के बाद में इंशाल्लाह नमाज वगैरह पढ़ के फारिग होके फिर ये फाइल बनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल जो है ना चीजों को सही से कवर करना है। ग्लोबल प्रिंटर लिमिटेड परचेज 100 लेजर प्रिंटर 3600 ईच, एक कितने का लिया ड्यूरिंग द ईयर एंड सोल्ड, कितने बेच दिए इन्होंने, तो कितने पे बेचा है, आपके पास सेल प्राइस भी मौजूद है और परचेज प्राइस भी मौजूद है, ठीक है। अब हमने जो है ना कैलकुलेशन क्या करनी है, मार्कअप और मार्जिन। अब ये देख ले कि मार्कअप का फार्मूला क्या है और मार्जिन का फार्मूला क्या है। मार्कअप का फार्मूला होता है, सुन ले जरा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, सॉरी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100, ठीक है। और मार्जिन का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। एक होता है मार्कअप और एक होता है मार्जिन। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100 मार्कअप, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100 मार्जिन। इस सवाल में मेरे पास जो सेल प्राइस है, इधर देखिएगा, मेरी सेल प्राइस कितनी है 45,000 ईच, ठीक है, और मेरी कॉस्ट कितनी है, तो मेरा प्रॉफिट कितना है 9,000 हमारे पास पर यूनिट का प्रॉफिट है। अब हम इस सवाल को मार्कअप और मार्जिन दोनों निकाल सकते हैं। हाउ, देखिए प्रॉफिट तो कांस्टेंट है आपका 9,000, एम आई राइट, 9,000 डिवाइडेड बाय 36,000 और 9,000 डिवाइडेड बाय 45,000। इफ वी डिवाइड प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, आंसर वुड बी मार्कअप, एंड इफ वी डिवाइड प्रॉफिट ऑन सेल्स, आंसर वुड बी, तो कितना मार्कअप आ रहा है 25%। और अब आप देखिए 25 और 20% की दो ऑप्शन है, बी भी और सी भी है, लेकिन वो आगे पीछे है। तो हमारे सीक्वेंस क्या है, पहले उसने वर्ड क्या यूज किया है, फिर कौन सा वर्ड यूज किया है, मार्जिन। तो हम पहले हमने भी क्या कैलकुलेट किया है, और फिर तो 25 एंड सी इज द आंसर, गॉट इट। अब यहाँ आप लोग गलती से बी पे टिक नहीं कर देना कि 20 और 25 नजर आ रहे हैं, मेरे भाई सीक्वेंस का भी ख्याल रखना है। इज दैट क्लियर, शाजिया क्लियर हो गया। मार्कअप और मार्जिन, मार्कअप का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट और मार्जिन का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सेल। इज दैट क्लियर, ओके, इन 200, राइट। आगे आ जाए, नेक्स्ट एमसीक्यूज। हाँ, ये सवाल था देखिए अल जदीद कंपनी का, और इस सवाल में हमें क्या कैलकुलेट करना है उसकी तरफ जरा चलते हैं। लुक एट दिस, प्लीज कम टू द पॉइंट। अल जदीद कंपनी प्री एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस द फॉलोइंग बैलेंसेस: सेल्स रेवेन्यू, कैश सेल्स, अकाउंट रिसीवेबल, डाउटफुल डेट। Bad debts estimated 12% of net sale. What amount of bad debts expense will the company record? तो ये तो बड़ा आसान हो गया,
देखिए सेल्स कितनी है, टोटल सेल्स रेवेन्यू, सेल्स 11 लाख, उस पे कैश सेल कितनी है, कैश सेल पे बैड डेट्स रिकॉर्ड नहीं होते, तो 2.5 लाख आप क्या कर दें, माइनस करेंगे तो आपके पास कौन सी सेल आ जाएगी, कौन सी सेल आ जाएगी भाई, टोटल सेल है 11,50,000, उस पे कैश सेल कितनी है, 2.5 लाख माइनस किए कितने हो गए, 9 लाख। अच्छा वैसे तो हम नॉर्मली बैड डेट्स किस पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल पे, ये कह रहे हैं इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए अकाउंट रिसीवेबल भी दिया, अनाउंस भी दिया, हालांकि इनका कोई काम, इन्होंने डायरेक्ट ही आपको बोल दिया बैड डेट्स कैसे लगाने, 12% ऑफ नेट सेल से मुराद होता है नेट क्रेडिट सेल, क्योंकि कैश सेल पे बैड डेट्स। अब मुझे बताएं बैड डेट्स किस वैल्यू पे निकालोगे, 9 लाख पे कितना परसेंट बताओ, कितना, 1 लाख। इज दैट क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, ओके नाउ इज दैट क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस सर। अच्छा अब आ जाए नेक्स्ट, मजीद इसमें मैं पहले शीट्स थोड़ी सी ऐड कर लूं, ओके नेक्स्ट। अच्छा भाई एक और एमसीक्यूज है, और एक और कोई रानी है, रानी को तो हमने देख लिया ना पहले, रानी भी यस ये वही रानी है, ठीक है, ये वही रानी इंटरप्राइजेज है जो हमने अभी अटेम्प्ट किया था, कौन सा सवाल, बैंक रिकंसिलिएशन, जिसमें एक बैलेंस मौजूद था और एक बैलेंस मौजूद, ओके। अच्छा अभी केवल आखिरी फाइल, मैंने 3 फाइल्स सेव की थी और एक 16 तारीख वाली, इसमें देख लेता हूँ। असल में मैंने कुछ चीजें जो है ना, ये लास्ट टाइम बच्चों को आखिर में कुछ जर्नल डिस्कशन किया था, एक तो वो देखिए वही वाला सवाल है मार्कअप और मार्जिन वाला, ठीक है। उसके बाद ये इसमें फर्दर अगर हम चले आगे तो ये तकरीबन 5 पेज की फाइल है। ये इन्वेंट्री में मैंने आपको परपिचुअल और पीरियोडिक का डिफरेंस पढ़ाया था ना, परपिचुअल और पीरियोडिक का डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया था। परपिचुअल में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इन्वेंट्री, और पीरियोडिक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ये बात पता है आप लोगों को, ये मैंने लिखवाया था ना, ये बात मालूम है आप लोगों को, श्योर। अच्छा दूसरी बात ये है कि परपिचुअल और पीरियोडिक के बाद ये मतलब ये शीट दिखाने का मकसद है, हो सकता है मैं ये शीट भी भेजूं, ये चीजें भी ध्यान में रखिएगा, वो पूछ लेता है परपिचुअल में क्या एंट्री बनती है और पीरियोडिक में। उसके बाद लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी समझाया था मैंने, वो देख लेना, वो भी पूछता है पेपर में, इस टाइप के सवाल भी करवाए थे, और ये वही टैक्स वाला सवाल है। तो ये बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन नाउ। अब मुझे कुछ जर्नल चीजें आप लोगों को बतानी है, और उसके बाद मुझे लगता है कि और कोई क्यूरी है, किसी के ध्यान में कोई सवाल है तो सोचे जरा, मुझे बताएं। जरा बिस्किट का ये भी अच्छा भाई नाउ कम टू द पॉइंट। एक सवाल हमारे अब्दुल समी साहब ने दिए, एक सवाल है, और ये सवाल इनका अपना नहीं है, मॉक का सवाल है, और प्लीज कम टू द पॉइंट। एक छोटा सा सवाल है इनका, समी साहब का, कि सर ये सवाल में लिखा हुआ है कि वेस्टर्न लिमिटेड, उदय लिसन केयरफुली, वेस्टर्न लिमिटेड हैड सेल्स ऑफ 20 मिलियन, सेल कितनी दी हुई है, 20 मिलियन, राइट। उसके बाद ये कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल 15.4 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल्स 15.4 मिलियन। व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, कोई मसला ही नहीं है भाई, सेल कितनी है आपकी, पहले तो प्रॉफिट निकाल लो,
ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, कैसे निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट? 15 पॉइंट सॉरी 20 माइनस 15 पॉइंट, कितना प्रॉफिट आ गया? 4.60। अच्छा, अब ये प्रॉफिट को किस पे डिवाइड कर दो? मार्जिन पूछा है, सेल्स कितनी है आपके पास? जीपी मार्जिन निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20 में पे डिवाइड करो, बताओ कितना आ रहा है? 23%। ऑप्शन कौन सा है इसमें? चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, लॉग लग गया ये, ठीक है। अच्छा एक और है। अच्छा समी, मैं कुछ जनरल कुछ चीजें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जी भाई चले आगे, डन है, ऑप्शन है इसमें 23 का, देखिए ठीक है, गुड। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, मेरे जहन में कुछ 2-4 चीजें चल रही है जो मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों से शेयर करूं और फिर मैं थोड़ा सा अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। और हमारे पास नेक्स्ट जो है वो अटेम्प्ट करने, हमने कुछ जनरल कॉन्सेप्ट और डिस्कस करने, उस पर जा रहा हूं मैं। यहां तक क्लियर है सबको? देखिए मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है। पासिंग मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 नहीं है, 50 आउट ऑफ 100। तो गलतियां बिल्कुल होती हैं, हमसे भी होती थी, हम भी गलतियां करते थे। और इनफैक्ट ये क्लासरूम मुझे हमेशा याद रहता है क्योंकि मैंने पूरा सेमेस्टर 1 आईसीएमए का इसी क्लासरूम में पढ़ा है। तो जब मैंने एडमिशन लिया था वंस अपॉन अ टाइम आईसीएमए पाकिस्तान में, और मेरा पहला दिन था, तो ये क्लासरूम हमें दी गई थी और पूरा सेशन हमने इसी क्लासरूम में पढ़ा था। उसके बाद जो है वो उस वक्त हमें भी अंदाजा नहीं था चीजों का, तो हम जब पेपर देने जाते थे तो हम बड़े, ऐसी बात है थोड़ा सा इंसान मतलब घबराता है, खासतौर पर प्रोफेशनल पेपर में, लेकिन आपने घबराना नहीं है। दूसरी बात याद रखना, गलतियां बड़े बड़े पोजीशन होल्डर भी करते हैं, गिरते हैं शेर सवारी मैदान जंग में। तो आप लोग जो है, गलतियां होंगी, पेपर में गलतियां होंगी, बिल्कुल होंगी, हमसे भी होती थी भाई। हम घबराते नहीं थे, रिलैक्स रहते थे, चिल रहते थे, कूल रहते थे। जी बिल्कुल, आप जो है ना रिलैक्स होके जाइएगा, पेपर में चिल रहिएगा। पेपर में बिल्कुल आपने देखिए टेंशन लोगे ना तो जितना पेपर आ रहा होगा ना वो भी अटेम्प्ट नहीं होगा। और याद रखना, बस बिस्मिल्लाह पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के करना, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा एवरीथिंग विल बी फाइन। अब एक बात सुने गौर से, आखिरी आधा घंटा पौना घंटा रह गया, मैं अपनी गुफ्तगू को थोड़ा समेटने की कोशिश करूंगा। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूं और उसके बाद मैंने आज एमटीक्यूज को बहुत ज्यादा फोकस किए, नो डाउट मैंने एमटीक्यूज को बहुत ज्यादा फोकस किया और मैंने एमसीक्यूज को रैंडमली बस ये आपके सामने ये आगे मार्जिन वाला करवा दिया, एक ये बेड गेट्स का आ गया, एक ये वाला इन्होंने पूछ लिया, ये बता दिया। इसके अलावा मैंने कुछ ये फाइल आप लोगों के सामने शेयर की, इसमें कुछ एमसीक्यूज मैंने अटेम्प्ट किए हुए थे, वो आपसे मैंने शेयर कर लिए। तो ये चीजें तो अल्हम्दुलिल्लाह चले हमने कर ली। अब मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि सिलेबस की फाइल एक नजर आपके सामने रखकर और आपको एक क्विक ओवरव्यू दे दूं और 1-2 चैप्टर में से कुछ बातें आपको बतानी है और वहीं पे इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को इफ्तितामी नमाज की तरफ ले जाऊंगा। और क्विक एक बात बताऊंगा, गौर से देखिएगा, ये आपके सिलेबस के जो 25 चैप्टर हैं ये स्क्रीन पे आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, ठीक है। टोटल वी हैव 25 चैप्टर्स और कौन से पार्ट से क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं वो क्विक बता रहा हूँ। और मैंने बार बार देखिए आपको बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ड्यूरिंग सेशन अपने तौर पे तो कोशिश की कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट दिए जाए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग मैं समझता हूँ एक वन ऑफ दी मेजर बेनिफिट है कि आप उसको सुन सकते हैं। आपके पास चैप्टर वाइज रिकॉर्डिंग मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चैप्टर वाइज पीडीएफ भी आपको बना के भेजे। पहला चैप्टर अकाउंटिंग नेचर एंड ऑब्जेक्टिव, ये चैप्टर सिवाय थ्योरेटिकल 1-2 एमसीक्यूज अगर आ गए तो आ गए, मेरा भी ख्याल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
इसमें खास तौर पे अकाउंटिंग इक्वेशन उसके एमसीक्यूज आते हैं। 4 इक्वेशन बनी हुई होगी, किसी में एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो रहा होगा और 3 में तो करेक्ट को आपने देखना होगा। इसके अलावा इस चैप्टर में छोटी छोटी बातें हमने पढ़ी थी। एसेट में करंट एसेट क्या है, नॉन करंट क्या है, टेंजिबल क्या है, इनटेंजिबल क्या है, इनकी पहचान होनी चाहिए। बाज एमसीक्यू ऐसे होते हैं वो 4-4 6-6 नाम लिख के देता है, बोलता है इनमें से कौन से इंटेंजिबल है, 1 to 4, 1 to 7, 1 to 3, only 1, only 2, ऐसे ऑप्शन भी होते हैं। अकाउंटिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मेरा नहीं ख्याल ये चैप्टर आप लोगों के लिए इतना रेलिवेंट है, इस पे मैंने आईएएस आईएफआरएस के हवाले से कुछ डिस्कशन किया था। नेक्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे। इवन मैंने भी जो आप लोगों को पीडीएफ शेयर्स की है कुछ प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज की, उस पे इस टॉपिक के एमसीक्यूज ऐड किए। फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न का कोई एमसीक्यूज पूछ ले, कोई एक कॉन्सेप्ट आपको लिख के दे, 4 ऑप्शन है कि इसमें गोइंग कंसर्न है, प्रूडेंस है, मटेरियलिटी है या कंसिस्टेंसी है, ठीक है। इसी तरह सोर्स डॉक्यूमेंट एंड बुक्स, इसमें एमसीक्यूज बिल्कुल आएंगे। डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, सेल इनवाइस क्या होती है, परचेज इनवाइस क्या होती है, रेमिटेंस इनवाइस क्या होती है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में कौन सी ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड होती है, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कैश बुक क्या होती है, पेटी कैश का कॉन्सेप्ट, पेटी कैश में इंटरेस्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट। मैंने कुछ एमसीक्यूज भेजे, वो भी देख लेना जरा एक नजर, उसके आंसर भी भेजे मैंने। तो मैंने आप लोगों को भी आंसर वाली चीजें भेजी, देखिएगा 1 और 2 फाइल विद आंसर है, 3 वाली की फाइल और आंसर अलग अलग है, मैंने सब ग्रुप में भेजी है। उस पर पेटी कैश के एमसीक्यूज है, वो भी देख लेना, कितना इंटरेस्ट होगा क्या है। अच्छा बच्चे क्या गलती करते हैं, वो बोलते 100 रुपए में से 87 खर्च हो गए तो कितना इंटरेस्ट होगा, बच्चे बोलते 13 का ऑप्शन भी 13 नहीं होगा, इंटरेस्ट दोबारा कितना होगा 87, इस टाइप के ख्याल रखना। दूसरा फिर ट्रायल बैलेंस में एमसीक्यूज भी आ जाता है, ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ सकते हैं जनरल कॉन्सेप्ट पे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है पूछ लिया जाता है, ट्रायल बैलेंस सिर्फ लिस्ट ऑफ बैलेंस से और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स एडजस्टमेंट है, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी आते हैं। और एमटीक्यू अभी मैंने एमसीक्यूज करवाया वो जिसपे वो 60,000 रुपए रेंट पे किया, 4 महीने बाद ईयर एंड आया तो 40,000 रुपए प्रीपेड से किस पे कन्वर्ट किया, एक्सपेंस में। अगला चैप्टर था आपके पास टेंजिबल नॉन करंट एसेट। इस चैप्टर में एग्जामिनर आपको डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कैलकुलेशन पूछेगा एमसीक्यूज में, लेकिन आपने ये देखना होगा कौन सा मेथड पूछ रहा है, कौन से साल का पूछ रहा है। वो डिमिनिशिंग देके दूसरे साल का पूछ लेगा तो 1 साल माइनस करके बुक वैल्यू पे लगाओगे। उसके बाद कितने साल के बाद बेच रहा है, बेचने पे लॉस हो रहा है या उतने साल का, उस मेथड से डेप्रिसिएशन निकाल के माइनस करें फिर लॉस या गेन। और अगर बीच में कोई मंथ आ रहा है तो उसका भी ख्याल रखना है। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट एमोर्टाइज होते हैं, इस पे कोई इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए नहीं होगा इंशाल्लाह। बैड टैक्स की कैलकुलेशन मैंने जो करवाई थी देख लेना, वो आ सकती है। बैलेंस शीट पे कितना आंसर जाएगा, तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है अलाउंस का वो रिसीवेबल में से माइनस होकर आंसर जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन कंटीजेंसी, एक आध एमसीक्यू शायद आ जाए, इतना लेवल आपका नहीं है इस टॉपिक का। हाँ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में ग्रॉस प्रॉफिट मेथड पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था ग्रॉस प्रॉफिट, जिसपे हम क्या करते, सेल के ऊपर पहले क्या लगाते, ग्रॉस प्रॉफिट की, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट से रिवर्स आते हुए कौन सी एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करते, याद है मैंने। अच्छा अभी मैं सिंगल एंट्री पे बात करूंगा, वहां बताऊंगा ये चीज इन्वेंट्री वाली। उसके बाद सेल टैक्स में एमसीक्यूज आ सकते हैं छोटे मोटे। सेल टैक्स में मैंने आपको बताया था इनपुट टैक्स सेल के ऊपर होता है, आउट नहीं, इनपुट टैक्स परचेज पे होता है, आउटपुट टैक्स सेल्स पे होता है। नॉर्मली आउटपुट टैक्स ज्यादा होता है, नॉर्मली आउटपुट टैक्स, क्योंकि वो सेल पे कस्टमर से आप लेते हो। आउटपुट टैक्स इज ग्रेटर देन इनपुट टैक्स, तो आपके लिए डिफरेंस जो वो लायबिलिटी, और आउटपुट टैक्स अगर लेस देन इनपुट टैक्स तो वो आपके लिए रिफंडेबल एसेट होता है। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन देख लेना। उसके बाद पेरोल, किस तरह वो हम ग्रॉस माइनस डिडक्शन इज इक्वल टू नेट पे, उसकी भी कुछ चीजें करवाई थी आपको। बैंक रिकंसिलिएशन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमटीक्यूज एज वेल एज एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद कंट्रोल अकाउंट, जो टी अकाउंट बनाए थे मैंने रिसीवेबल पेबल के, वो देख लेना उस पर क्या क्या एडजस्टमेंट होती है। करेक्शन ऑफ एरर, इंसान है अशरफुल मखलूकात है, खता का पुतला है, गलतियां होती है। टाइप्स ऑफ एरर बताए थे मैंने, वो जरा अच्छी तरह पढ़ लेना। वो आपको बोलेगा बताओ ये कौन सा एरर हो रहा है, टाइप बता दो उसकी,
ठीक है। सोल ट्रेडर की अकाउंट, फाइनल अकाउंट मैंने भी एमटीक्यूज भी आपसे डिस्कस किया, कंपनी के वो मेहरान वाले सवाल का फॉर्मेट डिस्कस किया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं वो पूरी डिटेल पढ़ाई थी, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर वगैरह। इसके अलावा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पे मैं थोड़ी सी बात करने जा रहा हूँ, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने बड़े अच्छे तरीके से उसमें सस्पेंस, उसमें सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना जरा, ठीक है। बाकी कैश फ्लो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बता दिया था कौन सी एक्टिविटी किसमें। बात दफा कैश फ्लो के थोड़े टेक्निकल एमसीक्यूज आते हैं, उतना टेक्निकल हमने कवर नहीं किया है, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका लेवल अभी इतना टेक्निकल नहीं है, लेकिन वो शायद एक टेक्निकल आ जाए तो आपने घबराना नहीं है, जो समझ आना ये कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है उसके हिसाब से रिजल्ट निकाल के आंसर दे देना, ठीक है। बाकी फाइनेंशियल रेशो, कैश फ्लो में कैश जो आ रहा होगा वो प्लस हो जाएगा और कैश जो जा रहा होगा वो, हाँ, और कोई नॉन कैश आइटम होते वो एड बैक हो जाते। अगर डेप्रिसिएशन हो तो कैश फ्लो में ऐड कर लेना, क्या कर लेना, ऐड। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, वो कैश फ्लो बनाने के लिए ऐड बैक हो जाता है, दोबारा प्लस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब रेशियोज में एक दो बातें बतानी है, और मैंने खासतौर पे कल जो क्लास ली थी उसका सवाल, मतलब कल से पहले तक का सारा स्टफ दे दिया दोनों ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। कल वाला स्टफ ऑनवर्ड, आज वाला स्टफ, कल की तो सिंपल फाइल होगी, लेकिन उसमें मैंने दो सवाल और दिए थे आपको, वो मैंने कहा था खुद से करना, वो आसान है, उनके आंसर भी इंशाल्लाह अटैच कर दूंगा, तो कल की फाइल वो होगी। और आज की फाइल में कोशिश करूंगा जितना आज डिस्कस किया है, जो जो बातें मैं अटैच कर सकता हूँ अटैच कर दूं इंशाल्लाह। दूसरी बात, अभी मैंने कहा था मैं कुछ जर्नल डिस्कशन करूंगा थोड़ा सा, एक तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में, और एक जर्नल डिस्कशन करूंगा आप लोगों से, थोड़ा सा रेशियो के हवाले से कुछ बात करूंगा रिगार्डिंग एमसीक्यूज। ये दोनों बातें मैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से करने जा रहा हूँ। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह एमसीक्यूज वगैरह और बहुत मिनिमम लेवल पे हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए, लेकिन आई होप कि आप लोग ट्राई करेंगे इंशाल्लाह घर पे। और देखिए, आप लोग जब अटेम्प्ट करते हैं मॉक सेशन एमसीक्यूज में, तो एक बेनिफिट ये, आप गलत सेलेक्ट करोगे बता देगा इनकरेक्ट है, पता है ना आपको, तो फिर आप दोबारा चेक करते हो, फिर आपको लॉजिक भी बात खुद ही क्लियर हो जाती है, पेपर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट ये तकरीबन जो दो बातें मुझे फर्दर आप लोगों से डिस्कस करनी है, एक तो मैं रेशियोज के हवाले से, और दूसरा मैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो मैंने पढ़ाया था, ये बात बहुत गौर से आपने समझनी है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा फीडबैक से स्टूडेंट्स के, और अभी चूंकि हम इतनी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सके एमसीक्यूज के ऊपर बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू, तो स्टूडेंट्स बात ये है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जब मैंने पढ़ाया था ना, और उस वक्त ये फाइल मैंने भी आपके सामने ग्रुप ये शेयर की है, जरा इसको देखिएगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, असल में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में क्या होता है कि रिकॉर्ड आपका बिखर गया है, इनकम्प्लीट हो गया है, आपको उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। डेटा आपका थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, उसको आपने सही करना है। तो इसमें हमजा, उजैर, रैयान बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं, प्लीज बी साइलेंट। ये जो मैंने आप लोगों को तो बिल्कुल फ्रेश अभी पढ़ाया है, नॉर्थ वालों को, हेड ऑफिस वालों को मैंने पहले पढ़ाया था, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये जो हम निकालते थे ना कैपिटल एट एंड एट लेस कैपिटल एट बिगिनिंग, इससे क्या निकलता था, प्रॉफिट। इसकी सबसे बड़ी एडजस्टमेंट मैंने ये वाली पढ़ाई थी, दिस वन, 3 स्टेप लिए थे, कैपिटल एट एंड माइनस कैपिटल एट बिगिनिंग, पॉजिटिव है प्रॉफिट, नेगेटिव है लॉस, कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग, लेस कैपिटल एट एंड, सॉरी कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग, लेस कैपिटल एट बिगिनिंग इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट या लॉस। मैक्सिमम क्या हो सकता है, कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग, लेस कैपिटल एट स्टार्ट, लेस एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट या लॉस। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, आज की शीट में ये चीज ऐड कर दूंगा, इधर देखिएगा, ये वाली शीट गौर से देखिएगा। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग, क्योंकि कैपिटल एट एंड का मतलब जो नजर आ रहा है वो, ड्राइंग का मतलब पैसा कहां चला गया, वो भी तो कमाया था, वो भी तो ऐड करो, माइनस जो पैसा पहले से कैपिटल में लगा हुआ था वो कमाया
नहीं है। इसी तरह अगर कोई इस साल के दौरान बिजनेस में क्या किए, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, वो भी कमाई, वो भी इसमें से क्या कर दो। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो प्रॉफिट और नेगेटिव आ जाए तो लॉस। अब ये कितनी वैल्यूज हो गई, 5। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, 1 2 3 4 5। अगर मैं ये कहूं कैपिटल एट एंड है 5 लाख रुपए, कितना है, ड्राइंग मैंने की है 30,000 रुपए, कैपिटल एट बिगनिंग था 1 लाख, सॉरी तकरीबन कोई 3 लाख रुपए, एडिशनल इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख रुपए। कैन यू टेल मी प्रॉफिट और लॉस कितना आएगा, 1,30,000, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं कहूं ये था 5 लाख रुपए, ये है 30,000 रुपए, माइनस 4 लाख रुपए, माइनस 1.5 लाख रुपए, प्रॉफिट या लॉस। अब मैं इन पांचों में से कोई भी एक वेरिएबल रख दूं, कैन यू कैलकुलेट। ये सुन लें, ये फ्री के मार्क्स हैं आपके, स्कोरिंग मार्क्स हर बच्चे के, या कुछ बच्चों के ये जरूर आएंगे। कुछ बच्चों का इतना फीडबैक है कि सर इसमें 2-2 3-3 एमसीक्यू आए थे हमारे। अब वो बताए क्या करता है, वो जरूरी नहीं कि ये 5 इंफॉर्मेशन हो, वो सिर्फ 3 दे दे आपको। मतलब वो आपको दे दे कैपिटल एट एंड, वो आपको दे दे ड्राइंग, वो आपको दे दे कैपिटल एट बिगिनिंग, बोले बताएं प्रॉफिट या लॉस क्या है, तो फिर इसका मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो आपको बोले, बाद दफा वो क्या करेगा, ये हकीकत बता रहा हूं, बाद दफा वो आपको देगा कैपिटल एट एंड, आपको देगा प्रॉफिट या लॉस में से एक चीज, प्रॉफिट या, और वो आपको देगा साथ में कैपिटल एट बिगिनिंग, और वो आपको ड्राइंग भी दे देगा, सॉरी बोलेगा ड्राइंग निकाल दो, ड्राइंग। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, उसने आपको बोला कैपिटल एट एंड है 5 लाख, कितना है, ये तो उसने आपको बता दिया, क्या बता दिया, कैपिटल एट एंड 5 लाख। उसने आपको बोला यार ड्राइंग नहीं पता, ये एक्स से आपके लिए क्या है, कैपिटल एट एंड था आपका सपोज ये 4 लाख, कितना था 4 लाख, एडिशनल इन्वेस्टमेंट सपोज कर ले ये 1.5 लाख, और ये बता दिया ये लॉस है, ये बताएगा लॉस है, तो किस में लिखोगे, माइनस में। कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, ये यू 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 करके निकालोगे, याद रखना। अच्छा बात दफा वो क्या बोलेगा, बात दफा वो हो सकता है इसमें से एक चीज दे ही ना, जैसे मैं तो 5 लेके चल रहा हूं मैं, कितनी आपको दे दे, ये 3 दे दे और चौथी निकालनी हो, 4 देगा 5वीं निकालनी है, कम से कम 3 तो देगा। और ज्यादातर वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं देता वो आपको, और ज्यादातर वो डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस नहीं पूछता, वो आपको प्रॉफिट या लॉस में से एक वैल्यू देगा, प्रॉफिट देगा तो पॉजिटिव रखना, लॉस देगा तो इक्वल टू के बाद, उससे पहले वो आपको बिगिनिंग कैपिटल बता देगा नॉर्मली, एंडिंग बता देगा तो ड्राइंग निकलवाएगा, और अगर ड्राइंग और एंडिंग बताएगा तो कौन सा कैपिटल निकलवाएगा, बिगिनिंग, और बिगिनिंग और ड्राइंग बताएगा तो हाँ। मतलब ये सवाल मैं बता दूं, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी नजर में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। मतलब मैं क्यों लिख रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं शीट में ऐड करूंगा, बार बार कह रहा हूं। आज की पीडीएफ 20-25 पेज की भी हो शायद, लेकिन आपने वो पीडीएफ अच्छी तरह रीड करनी है। उसमें मैं कोशिश करूंगा जितने बातें बोलते जा रहा हूँ सारे, हालांकि मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ इस फाइल में उस फाइल में, लेकिन मैं याद रखूंगा इंशाल्लाह। अभी शीट बना के आपको भेजूंगा, तो याद रखें। मैंने तो यहाँ पे 2-3 तरीकों से अटेम्प्ट कर लिया। अब आप क्या करोगे, ये ऊपर जो मैंने इक्वेशन बनाई है, आप ऐसी बहुत सारी खुद भी इक्वेशन बना सकते नहीं बना सकते, या इसी इक्वेशन को बार बार घुमाए, इसमें कभी एक्स बनाए कैपिटल एट एंड को, कभी एक्स बनाए ड्राइंग को, कभी एक्स बनाए कैपिटल बिगिनिंग को, कभी एक्स रखे और कभी एक्स रखे, ताकि आपको एक एक चीज कैलकुलेट करना आती है, और जितनी इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। गॉट इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा फीडबैक से मेरे पास इस टॉपिक के हवाले से। गॉट इट। और ये टॉपिक मैंने सिंगल एंट्री में कवर किया है, सिंगल एंट्री का लेक्चर सुन लेना, पहला वाला प्योर सिंगल एंट्री, ये वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट था, सिंगल एंट्री में ये के लिमिटेड का सवाल करवाया था, उसकी इन्वेंट्री चोरी होना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे देखिए
एक मिनट लीजिएगा। Okay, students, come to the point. अच्छा, ये जो आपके पास पॉइंट है, ये जो मैंने कहा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। और इस पॉइंट पे हमारे पास जो 5 वैल्यूज है, कोई भी एक्स होगा वो एक्स आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। गॉट इट? लास्ट पॉइंट, ये देखिए हमने सवाल किया था, इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है एमएसके के ट्रेडर्स की। इसमें अगर आप देखिए एमएसके के ट्रेडर्स की इनकम स्टेटमेंट पे हमारे पास पता है ये एंडिंग इन्वेंट्री कैसे आई थी, ये एंडिंग इन्वेंट्री कैसे आई थी। देखिए बहुत दफा सवाल वो आपको ऐसे देगा, जैसे वो आपको बताएगा नेट सेल, क्या बता देगा, नेट सेल दे देगा, और नेट सेल पे किसकी परसेंटेज बता देगा, तो नेट सेल से आप क्या निकाल लोगे। फिर वो सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री भी देगा, परचेजिंग भी दे देगा। अगर कोई परचेज रिटर्न तो माइनस करके लेके जाना, और अगर कैरी इनवर्ट हो तो उसको तो आप लोग पहुंच जाओगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर, और कॉस्ट और सॉरी सेल और जीपी के डिफरेंस से क्या निकालोगे, कॉस्ट ऑफ। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में 2 चीजें होती है, कुछ बिक गया, तो जो बिक गया वो माइनस करो, जो बच गया वो आपके, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से एंडिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना। क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मेथड से एंडिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना। गॉट इट? अब आ जाए नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी जरूर पढ़ के जाइएगा। और इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने एक सवाल करवाया था XYZ लिमिटेड, और ये नॉर्थ में बच्चों आप लोगों ने खुद ही किया था, मैं उस वक्त लंच कर रहा था, याद है। अब उसमें आपने क्या किया, पहले नवंबर का तो सारा डेटा था, नवंबर की जीपी आई है, सारा डेटा मौजूद था, ओपनिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, फ्रेट, ईच एंड एवरीथिंग वाज देयर। हमने फिर नवंबर का ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकाला, जीपी डिवाइड, वो रेशो में जो पड़ा है जीपी डिवाइडेड बाय सेल। फिर हमने नवंबर की उसने कहा था जीपी रेट को बेस बनाओ, और दिसंबर की कौन सी इन्वेंट्री मालूम करो, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री सारी चल रही है। अच्छा, अब उसमें 2 बातें पूछी थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट। कितनी बातें पूछी थी, 2, टोटल इन्वेंट्री और इन्वेंट्री लॉस्ट। पूरी इन्वेंट्री लॉस की 80%। पहले तो हमने उसी कॉन्सेप्ट पे नेट सेल पे लगाया जीपी, जीपी आ गया, नेट सेल और जीपी के डिफरेंस से क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल्स और जीपी के डिफरेंस से क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, फिर हमने क्या किया कि ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद थी, नेट परचेजेस मौजूद थी, और ओपनिंग इन्वेंट्री और नेट परचेजेस को ऐड किया, कैरेज इन्वेंट को ऐड किया, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसी में से कुछ बिका होगा, कुछ सेल और जीपी के डिफरेंस से क्या आ जाती है, कॉस्ट ऑफ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के डिफरेंस से क्या निकालते, ये भी रिवर्स कैलकुलेशन से आती है। अच्छा, अगर वो एमसीक्यूज में एहतियात करनी है, वो दोनों ऑप्शन देगा आपको। एमसीक्यूज में वो आपको ये भी बताएगा, मतलब 4 ऑप्शन होंगे ना, तो वो टोटल इन्वेंट्री वाला भी रखेगा ऑप्शन, और जितनी अगर खुदा ना खास्ता 80-70% खराब हुई है तो उसका ऑप्शन भी रखेगा। तो आपने एहतियात करनी है, पहले पढ़ना है रिक्वायरमेंट में कि क्या उसने ये पूछा है कि कितनी टोटल इन्वेंट्री बची थी, या उसने आपसे ये पूछा है कि कितनी इन्वेंट्री लॉस्ट हुई है। अगर पूछा कितनी इन्वेंट्री बची थी तो टोटल कितनी बची हुई थी, 25,000। अगर पूछ रहा है कि कितनी जली है, गॉट इट। बहुत एहतियात से सवाल की रिक्वायरमेंट को पढ़ के आंसर दे रहे हैं। बात दफा एक कैलकुलेशन हम करते हैं, उसके कितने मतलब निकल रहे होते हैं, 100% स्टॉक नहीं जला, लेकिन आपने जो आंसर निकाला इन्वेंट्री का वो 100% है। वो क्या है,
अब वो अगर आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, तो आपने आंसर दे देना है वही। लेकिन अगर वो आपसे आंसर पूछ रहा है कि आपने जो इन्वेंट्री बेची, आपकी जो इन्वेंट्री थी उसमें कितनी चल गई और उसकी कोई परसेंटेज है सवाल में, तो वो ऑप्शन भी होगा। फिर पहले सवाल की क्या पढ़नी है अच्छे तरीके से, उसके मुताबिक आंसर। टोटल पूछेगा तो वही आंसर, और अगर कुछ बच गया है उसमें से तो फिर रिमेनिंग आंसर। गॉट इट? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एमसीक्यूज, ये वाला कॉन्सेप्ट। गॉट इट? अच्छा, अब आ जाए उसके बाद मैं थोड़ी सी इसी तरह ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखिए। ये टी अकाउंट बनाया था, इस टी अकाउंट से मैंने किसको कैलकुलेट, बाज दफा कैश कलेक्शन गायब होती है, कोई भी इसमें भी 4 वैल्यूज हैं, ओपनिंग, सेल्स, कलेक्शन, एंडिंग, इनमें से भी कोई एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है। गॉट इट? आखिरी कॉन्सेप्ट, और ये आखिरी मुश्किल से 5-10 मिनट आपके लूंगा, फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू ऐड कर रहा हूँ। जो बात की थी अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम पे। फाइनेंशियल रेशियो मैंने भी रिसेंटली कल पढ़ा है बहुत डिटेल से अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले भी एक क्लास थी लेकिन कल डिटेल से पढ़ा है। तो कल की क्लास में देखिए मैंने बहुत सारे फॉर्मूले, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये पहला फॉर्मूला आपको क्या नजर आ रहा है? करंट रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय। अब मैं इसी चीज को देखिए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ कि यहाँ नीचे ना, ताकि आपको याद रहे। अगली शीट है कोई? चले, रेशियो का कॉन्सेप्ट याद है तो चले। करंट रेशियो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं रेशियोज के हवाले से आखिरी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो का, अच्छा पहली बात तो ध्यान में रखिएगा, आपको रेशियोज पे ग्रिप होनी चाहिए और आपको खास तौर पे रेशियो के जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। राइट? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये चीजें एमसीक्यूज में आती है और कैसे आती है वो बताने जा रहा हूं। मैंने कल एक सवाल अटेम्प्ट किया, वहां पे करंट एसेट थे 9,40,000 की, वहां पे करंट लायबिलिटी थी 2 लाख की। ये रहा, सॉल्व हुआ हुआ है। कितना आंसर आया था? 4.7। इसको वैसे तो 4.7 ही कहते हैं, वो 1:1 तो हम पढ़ने के लिए लगाते हैं कि 4.7 रेशियो 1 पढ़ते हैं इसको। ठीक है, 4.7 क्या आंसर आ गया? अब यहां पे अगेन मैं आपको बताऊं कि 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? इधर देखिए, नंबर 1 इज करंट रेशियो इज इक्वल टू, क्या आंसर आया है? 4. नंबर 1, 2 इज करंट एसेट, कितने? नंबर 3 इज करंट लायबिलिटी। अब वो नॉर्मली बात तो स्ट्रेट भी पूछ लेगा, स्ट्रेट से मुराद इंफॉर्मेशन देगा और आपको बोलेगा कैलकुलेट दिस रेशियो, तो वो तो चलो आसान है। जैसे आपको प्रॉफिट दे दिया, नंबर ऑफ शेयर्स बता दिए और आपको बोलिए कैलकुलेट ईपीएस, आपने प्रॉफिट को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दिया। अच्छा, 5 दफा नंबर ऑफ शेयर्स डायरेक्ट नहीं देगा, उसकी पार वैल्यू बता देगा और टोटल कैपिटल की अमाउंट, पार वैल्यू पे डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। लेकिन बाज दफा ये टॉपिक इतना स्ट्रेट नहीं होगा। इस टॉपिक में वो आपको इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से देगा कि आपने मिसिंग वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा। यानी जैसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे करंट रेशियो इक्वल टू 4.7, करंट रेशियो इक्वल टू 4.7। अब ये जो आपका करंट रेशियो है जो कि इक्वल टू 4.7 है, करंट एसेट इक्वल टू 940,000, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 200,000। अभी तो हमने जो सवाल का अटेम्प्ट किया उसमें तो हमने डायरेक्ट क्या निकाला? करंट रेशियो। लेकिन हो सकता है वो आपको बोले करंट रेशियो का आंसर है 4.7, करंट एसेट बराबर है 940,000। अब आपको बोलेगा क्या निकाल के? तो करंट लायबिलिटी, यानी वो आपको ये बता देगा यस, ये बता देगा यस, ये होगा क्वेश्चन मार्क। या वो आपको बोलेगा करंट रेशियो इक्वल टू दिस, आपका करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू दिस, आपको क्या निकालना है? या वो आपको बोलेगा करंट एसेट ये है, करंट लायबिलिटी ये, ये क्वेश्चन मार्क है। मतलब ये तो मैंने एक फॉर्मूला समझाया है, ऐसे कोई भी फॉर्मूला अटेम्प्ट हो सकता है। जैसे वो आपको बोल दिया कि जीपी अपॉन सेल इंटू 100 इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज बता दी, सेल बता दी,
बोलेंगे बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, बोलेंगे बताओ सेल बताओ कितनी है, जीपी बता दिया, परसेंटेज बता दी। मतलब वो आपको फॉर्मूले तो याद होंगे आपको, तब आप ये अप्लाई कर सकोगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ फॉर्मूला जरूरी नहीं कि स्ट्रेट आएगा, मतलब उस फॉर्मूले से जो आंसर आप ड्राइव करते हो ना, उस फॉर्मूले से आप जो आंसर ड्राइव करते हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आंसर आपको दे देगा और आपको ये कहेगा कि आपने इस आंसर के ऊपर जो है ना वो जो फॉर्मूले का मिसिंग वैल्यू वो बता दूंगा। यानी जो आप आंसर ड्राइव करते हैं वो आंसर आपको दे देगा। फॉर्मूले में अगर 2 वेरिएबल है उसमें से कितने वेरिएबल दे देगा, तो 1 वेरिएबल आपको फाइंड आउट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस टाइप के भी आएंगे, तो ये भी ध्यान में रखना है। दूसरी बात, ये रेशो का सवाल जो कल मैंने करवाया था बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें मैंने बहुत सारे रेशो कैलकुलेट किए थे, इसको अच्छी तरह देख लेना। इसके अलावा 2 सवाल मैं और भेजूंगा, वो देख लेना रेशो के। यहाँ जो है ना देखिए, अच्छा मैंने एक फार्मूले की शीट भी दी है, उसमें हो सकता है हमने सारे फार्मूले अटेम्प्ट ना किए हो, कुछ फार्मूले देख लेना। दूसरी बात, जैसे उसमें लिखा हुआ है अकाउंटिंग साइकिल, रिसीवेबल टर्नओवर डेज, ठीक है, प्लस इन्वेंटरी टर्नओवर डेज माइनस पेबल टर्नओवर डेज। अच्छा कल मैंने रिसीवेबल टर्नओवर भी निकाला था और पेबल और इन्वेंटरी टर्नओवर भी, लेकिन मैंने एक रेशो यहाँ पे नहीं था, इसने नहीं पूछा था कौन सा, पेबल टर्नओवर। वो भी होता है, रिसीवेबल में सेल होती है, पेबल में क्या होगी, परचेस। रिसीवेबल में एवरेज रिसीवेबल होता है, तो पेबल में एवरेज पेबल होगा, एवरेज पेबल होगा। अब एक आखिरी बात सुन ले इसी टॉपिक की, जिस पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, और वो बात ये है कि एक मिसाल में दे रहा हूं कि मेरे पास इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स कितना दिया हुआ है, 9.8। कितना दिया हुआ है, 9.8। अच्छा बाज दफा वो आपको बोलेगा इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम 9.8 है, ठीक है, और आप मुझे डेज कैलकुलेट करके दे दो। क्या कैलकुलेट करके दे दो, डेज, चाहे वो इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स हो। अब देखना यहां मैंने डेज भी निकाले थे, हालांकि डेज का फार्मूला क्या रखा था मैंने, इन्वेंट्री, जी समझ नहीं आ रहा, अच्छा तो आखिरी बात बता रहा हूं, ये वाला फार्मूला देखिएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स का फार्मूला क्या है, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री इज इक्वल टू 9.8। अगर आपको डेज निकालने तो आप फार्मूला क्या कर देते हो, मतलब एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय, ये भी फार्मूला है, ये डेज निकालने का। रिसीवेबल में भी वो रिवर्स हो जाता है। अब ये फार्मूला तो आपने पढ़ लिया, अब वो अगर आपसे ये पूछे, जैसे मैंने भी यहाँ कहा कि उसने आपको बोला कि भाई इन्वेंट्री, सवाल में बोल दिया इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स, किस पे दे दिया आपको, कितना आंसर आता है, 9 बोलेगा आप मुझे बताओ इन्वेंट्री टर्नओवर किसमें, बताओ आप बता सकते हैं उसको, बता सकते हैं। अब देखिए कैसे निकलेगा, डेज कैलकुलेट करने ना, इधर देखिए टाइम्स को 365 डिवाइडेड बाय टाइम्स, 365, यस 365 डिवाइडेड बाय टाइम्स, ठीक है, कितना आया 37, वही आंसर आ रहा था, 365 डिवाइडेड बाय 9.8 इक्वल टू 37 डेज। मैं आपको दिखाता हूं, इधर देखिए कितना आंसर आया था डेज में। यानी ये वो पूछता है आपसे एमसीक्यूज में ऐसे, वो क्या पूछेगा आपको, अब वो चाहे टाइम्स रिसीवेबल का दे दे, टाइम्स पेबल का दे दे, टाइम्स इन्वेंट्री का दे दे, आपको किसी भी रेशो का रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स पता हो, पेबल टर्नओवर इन टाइम्स पता हो, इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स पता हो, तो टाइम को किस पे डिवाइड करवा दो, 365। अच्छा बाद दफा पेपर में स्पेसिफिक कर देते कि आपको डेज 360 लेने, तो फिर आप 360 लोगे, अदरवाइज तो 365 डिवाइडेड बाय टाइम्स, 365 डिवाइडेड बाय टाइम्स इज इक्वल टू, किस में आंसर आ जाता है, चाहे वो रिसीवेबल का हो, पेबल का हो या इन्वेंट्री का हो। गॉट इट? तो ये टाइम्स वगैरह ऐसे निकालते हैं,
तो मेरा ख्याल है अगर आएगा तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर इंफॉर्मेशन है तो डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। बाकी जो 2 सवाल मैंने अलग से दिए रेशो के, उसमें टाइम वाले ज्यादा है, वो देख लीजिएगा, उसमें पेबल टाइम वाले रेशो भी है। तो मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज की इस एक्सरसाइज में MTQs भी और MCQs भी अपने तौर पे कोशिश की। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर द सेशन। अल्लाह हाफिज व नासिर, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।